हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू द नेट ज़ीरो टारगेट दैट इंडिया इज़ पोइस्ड टू अचीव बाय 2070। अब हमारा जो ये क्वेश्चन है वो ये है कि डू यू थिंक इट इज़ फीसिबल फॉर इंडिया टू अचीव द नेट ज़ीरो टारगेट बाय 2070? क्रिटिकली एग्जामिन। तो पहले आप इंट्रोडक्शन में यू विल गिव अ बैकग्राउंड अबाउट व्हाट इज़ नेट ज़ीरो एंड इंडिया और नेट ज़ीरो में क्या कनेक्शन है, दुनिया का क्या पर्सपेक्टिव है नेट ज़ीरो को लेकर, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन में वो सब कुछ बता सकते हो। फिर जो हमारा मेन पार्ट है क्वेश्चन का कि जी हाँ बिल्कुल फीसिबल है इंडिया के लिए अचीव करना, then the other aspect, but there are certain challenges, there are certain issues associated, then how can those issues be overcome, how can we overcome those issues, and finally the conclusion। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। सो वंस यू हैव स्ट्रक्चर इन माइंड फिर आप कंटेंट के ऊपर मूव कर सकते हो। अब देखिए, जब हम नेट ज़ीरो की बात करते हैं, आप सबको पता है कि जब COP26 हुआ था ग्लासगो में, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि उसी के एक इम्पॉर्टेंट टारगेट था पंच अमृत का कि इंडिया विल अचीव नेट ज़ीरो बाय 2070। अब देखिए, ऑब्वियसली जो नेट ज़ीरो है उसे अचीव करना इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, काफ़ी लंबी जर्नी है एंड फुल ऑफ चैलेंजेस। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द वर्ल्ड आफ्टर USA एंड चाइना। तो इंडिया के लिए नेट ज़ीरो अचीव करना काफ़ी मुश्किल है। नेट ज़ीरो क्या होता है कि अगर आप रिमूव करो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर जितना आप रिलीज़ कर रहे हो, अगर आप 100 यूनिट्स अमिट कर रहे हो तो आप 100 यूनिट्स को ऑफसेट भी कर रहे हो। अब ये ऑफसेटिंग, या तो आप पेड़ लगा रहे हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब आप एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट कर रहे हो। वो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स भी हो सकते हैं, कोस्टल इकोसिस्टम्स को आप रिजुविनेट कर रहे हो, वो भी हो सकता है, या आप सिंपल एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन कर रहे हो। ठीक है, एट द सेम टाइम एक तो वो तरीका है, या फिर आप कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हो, आप जियो इंजीनियरिंग को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सो द पॉइंट बीइंग कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड जितना एमिट करना है उतना ही अब्जॉर्ब भी करना है। सो दैट इज़ व्हाट नेट ज़ीरो इज़। देखो, कभी भी हम ज़ीरो कार्बन एमिशंस पे तो नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करे। फॉर इंस्टेंस, जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, देखो रिन्यूएबल एनर्जी अनलाइक थर्मल एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस नहीं होते, लेकिन उसकी इक्विपमेंट, अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी के लिए जो इक्विपमेंट है प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो आप एक तरह से बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को। दैट इज़ वाई जो एक रियलिस्टिक टारगेट है वो है नेट ज़ीरो, कि आप जितना प्रोड्यूस करो आप उतना ही ऑफसेट कर दो, उतना ही अब्जॉर्ब कर दो। ठीक है, सो ये सब कुछ हम अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। जैसे आप इंट्रोड्यूस ऐसे ही कर सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने COP26 समिट में बोला था कि हम पंच अमृत स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे एंड उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है कि नेट ज़ीरो एमिशंस हमें अचीव करना है बाय 2070। नेट ज़ीरो का मतलब है कि जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस जो एटमॉस्फेयर में जा रही हैं दे आर बैलेंस्ड बाय रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो अगर एक कंट्री 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है लेकिन उसके फॉरेस्ट वेटलैंड्स उतने ही अब्जॉर्ब कर ले, तो हम कहते हैं कि कंट्री हैज़ अचीव्ड नेट ज़ीरो एमिशंस। ठीक है, अब कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे भूटान, वो कार्बन नेगेटिव हैं, मतलब कि जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं उतना ज़्यादा वो अब्जॉर्ब भी करती हैं, उससे ज़्यादा। तो अगर वो एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज एक्स द भूटान कंट्री इज़ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो वहाँ पे ऑफसेट हो रहा है वो x+5 है या x+y है। मतलब अगर वो 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो 10 ऑफसेट कर रहे हैं। सो उसको हम कहते हैं कार्बन नेगेटिव या फिर क्लाइमेट पॉजिटिव। ठीक है, तो ये टर्म्स यूज़ होती हैं।
अब लाइक आई सेड कि जो नेट ज़ीरो प्रोग्राम है, नेट ज़ीरो स्ट्रैटेजी है, जो हमारा नेट ज़ीरो टारगेट है, दैट इन्वॉल्व टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच। उसमें टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच है, मतलब एक तो आप अपनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस भी करोगे, है ना। ये तो है नहीं कि आप अपनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ाते जाओगे, तो आप जितना भी कोशिश कर लो आप उसको ऑफसेट कर ही नहीं सकते, है ना। तो आपको क्या करना है, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन उसको भी कम करना है, और कोशिश करनी है कि जितनी आप प्रोड्यूस करो वो सब आप अब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। सो दोनों ही चीज़ें होती हैं इफ़ यू वांट टू अचीव नेट ज़ीरो एमिशंस का टारगेट। और दुनिया भर ने प्लेज किया है नेट ज़ीरो। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना ने बोला है 2060 तक हम नेट ज़ीरो अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर हमें पेरिस अग्रीमेंट का जो टारगेट है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है टेम्परेचर राइज को बाय 2100, तो पूरी दुनिया को नेट ज़ीरो अचीव करना है मैक्सिमम बाय 2050। अगर हमने ये टारगेट ब्रीच कर दिया तो we will end up having a temperature rise of at least 3 to 4 डिग्री सेल्सियस बाय 2100, दैट वी डोंट वांट, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव चेंजेस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ है जो आप इसमें लिख सकते हो कि 2050 तक करना है, और इंडिया इज़ ऑलरेडी डूइंग इट 2 डिकेड्स लेटर। जो टारगेट है बियॉन्ड जो हमारा दुनिया भर जो साइंटिफिक स्टडीज़ हुई है, जो IPCC ने रिपोर्ट निकाली है, उसमें यही बोला गया है कि 2050 तक आपको नेट ज़ीरो लेकर आना ही आना है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा पर क्वेश्चन है कि क्या इंडिया अचीव कर सकता है एम्बिशियस टारगेट ऑफ नेट ज़ीरो एमिशंस। तो हाँ, बिल्कुल कुछ स्टेप्स लिए हैं इंडिया ने, और कुछ स्टेप्स अगर लेगा और उन्हीं पे बिल्ड करेगा तो डेफिनेटली इंडिया कैन अचीव दैट टारगेट। जैसे इंडिया ने ऑलरेडी जो हमारी NDC की कमिटमेंट थी कि जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसमें कमिटमेंट थी कि हम अपनी एमिशंस इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। वो अब हमें 2030 तक रिड्यूस करनी थी, राइट। ऑलरेडी हमने 28% तक रिड्यूस कर ली है। 2005 में जो हमारा लेवल था उससे वी हैव अचीव्ड एन एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन ऑफ 28%। जो कि हमारा टारगेट था वो 33-35% था, लेकिन 28% हम ऑलरेडी अचीव कर पाए हैं। तो अगर हम वो अभी तक अचीव कर पाते हैं तो ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड अगर हम अपनी एमिशन इंटेंसिटी को और रिड्यूस करेंगे। एमिशन इंटेंसिटी होती है ऑफ GDP की, कि जब आप एक GDP एक यूनिट ऑफ GDP प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एमिशंस लगती हैं, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली वी आर एमिंग कि हम उसको और रिड्यूस करें। देन इंडिया में अगर आप देखो तो रिन्यूएबल्स की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 38.5% है, और ऑलरेडी हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ शो की है। एंड ऐसा माना जाता है कि अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल्स गोज ओवर 48%, तो हम जो हमारी पेरिस एग्रीमेंट की कमिटमेंट है उसे बियॉन्ड चले जाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये एक तरह से इंटेंशन दिखाते हैं, और एज वेल एज जो हमारा इंटेंशन था उसकी एग्जीक्यूशन दिखाते हैं। सो वी आर ऑन द राइट पाथ। अगर हम अपने NDC के टारगेट्स अचीव कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम अपना नेट ज़ीरो भी अचीव कर सकते हैं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया टॉप 10 में है, ठीक है। फिर नेशनल पॉलिसीज़ लाइक FAME, which is for promoting the EVs and hybrid vehicles, that is faster adoption and manufacturing of EVs and hybrid vehicles। जो FAME है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है, ये कुछ स्टेप्स हैं जो डिज़ायर्ड डायरेक्शन में है। उसके बाद कार्बन 6 हम एडिशनल क्रिएट करें, जैसे अर्बन फॉरेस्ट्री, मियावाकी मेथड के सिटीज़ में हम कंस्ट्रक्ट करें फॉरेस्ट, छोटे छोटे फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स का प्रोटेक्शन, कोस्टल इकोसिस्टम्स का प्रोटेक्शन, क्योंकि वो ब्लू कार्बन है, ग्रीन कार्बन इंक्रीज़ करना, ब्लू कार्बन इंक्रीज़ करना, ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद द पॉइंट इज़ जो भी आप सोच सकते हो ना इंटरवेंशंस, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। बट ऑब्वियसली देर आर इशूज़ रिलेटेड टू द अचीवमेंट ऑफ दिस टारगेट, देर आर सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो। सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो है फंडिंग का, पैसे नहीं है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। इंडिया अब डेवलपमेंट पे फोकस करे कि क्लाइमेट चेंज पे फोकस करे, वो एक डिलेमा है। एंड ऑब्वियसली अगर हमें क्लाइमेट चेंज पे फोकस करना है, हमें नई टेक्नोलॉजीज़ चाहिए होंगी, उसके लिए ऑल्सो फंड्स आर रिक्वायर्ड। सो फंडिंग इज़ अ बिग चैलेंज। अब जो ये नेट ज़ीरो टारगेट्स हैं, इट विल रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है।
तो अब एटलीस्ट $1 ट्रिलियन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस हेल्प इज़ नीडेड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज एंड टू डीकार्बनाइज, ठीक है, द वेरियस सेक्टर्स. सो ये काफ़ी हायर है $100 बिलियन की कमिटमेंट से, बिकॉज 1 ट्रिलियन इज़ अप्रॉक्सीमेटली $1000 बिलियन, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा है ये. तो अब क्या है, ऑलरेडी हम $100 बिलियन पर भी नहीं पहुंच पाए हैं. तो इमेजिन 2023 तक हम $100 बिलियन पे पहुंचेंगे तो हम $1 ट्रिलियन पे कब पहुंचेंगे. तो फंडिंग बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है. उसके बाद कोल डिपेंडेंस. देखो इंडिया की जो डिपेंडेंस है कोल पे फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, दैट इज़ इमेंस, ठीक है. तो हम चाहे रिन्यूएबल बढ़ा रहे हैं, रिन्यूएबल का परसेंटेज भी बढ़ रहा है, कोल का परसेंटेज भी कम हो रहा है, लेकिन फिर भी जो कोल पे डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है. सो अगर हमें कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना है कोल का, कोल से कोल को कम करके अपने देश का, तो दैट विल एक्चुअली बी क्रिएटिंग वेरियस न्यू चैलेंजेस, ठीक है. कोल इंडिया में अबांडेंस में है, तो नेचुरल गैस इंडिया में नहीं आ सकती क्योंकि इंडियन नेबरहुड्स के साथ कुछ ऐसे हमारे जियो पॉलिटिक्स है कि नहीं वो फ्रूटिफाई होता, राइट. उसके बाद अगर हम बात करें, ह्यूज डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स विल मेक इट डिफ़िकल्ट टू गिव अप कोल एंड पेट्रोलियम, क्योंकि हमारी डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है. एंड एज यू ऑल नो दैट इंडिया इज़ ऑन अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है. तो वो जो ट्रेजेक्ट्री है डेवलपमेंट की, दैट विल इंटेल कि हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और हमारी बढ़ती जाए. और जब बढ़ती है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स तो वो कोल पे ही फोकस आता है, क्योंकि रिन्यूएबल थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव है, अभी इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं. रिन्यूएबल आपको पता है कि वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन इट, क्योंकि जैसे सोलर की बात करें तो रात को कंटिन्यू सप्लाई नहीं है. अगर हम स्टोरेज की बात करें कि बैटरीज रख लेते हैं तो वो बैटरीज आर वेरी एक्सपेंसिव. तो देयर आर वेरियस चैलेंजेस एसोसिएटेड विद रिन्यूएबल्स. तो जो डिपेंडेंसी है कोल पे वो अभी है, ठीक है. हाइड्रोजन की भी बात की जा रही है, लेकिन वो भी एक बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है अगर हम फोकस करना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पे. उसके बाद लाइक आई सेड कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो वेरिएबल सोर्सेस से है, दे आर नॉट रिलायबल एंड दे नीड फर्दर इन्वेस्टमेंट्स इन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम. फिर पॉलिसी जो फॉर्मुलेशन है उसमें टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है. तो इससे क्या होता है कि अगर टॉप डाउन अप्रोच होती है कि पॉलिसी सिर्फ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, मिनिस्टर्स वगैरह वो सब बना देते हैं, तो वो ग्राउंड लेवल में जो रियलिटीज़ है उसके साथ मैच नहीं कर पाते, तो सिनर्जी लैक होती है, मिसमैच होता है, वो सब कुछ, ठीक है. फंडिंग जितनी चाहिए होती है उतनी नहीं मिल पाती क्योंकि इतना एनविसाज ही नहीं हो पाता, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. देन क्लीन टेक्नोलॉजी की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं है, ठीक है. वो हमें शायद बाहर के देश ही देंगे क्योंकि उनके पास रिसर्च करने के लिए पैसे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज है, स्किल है, जो इंडिया में नहीं है, ठीक है. तो वो भी मुश्किल बनाएगा इंडिया को नेट ज़ीरो अचीव करने के लिए, ठीक है. सो दीज आर द चैलेंजेस. बाकी आप इसमें अपने भी चैलेंजेस ऐड कर सकते हैं. अब अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो ऑब्वियसली ये जो चैलेंजेस हैं इनको हमें ओवरकम करना है. जैसे अगर हम कोल की बात करें तो कोल पे हमें डिपेंडेंसी डिक्रीज़ करनी है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी डेवलपमेंटल जो नीड्स हैं वो सफ़र ना पड़ करे. जो कोल के ऊपर जो कोल से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं वो सफ़र ना करे. तो ये सब चीज़ें आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं. इन्वेस्टमेंट्स हमें चाहिए होंगी, उसकी हमें एवेन्यूज़ और बढ़ाने हैं. वी नीड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ऑल ऑफ दैट यू कैन राइट. वी नीड टू इन्वेस्ट ऑन द क्लीन टेक्नोलॉजी ऑल्सो, सो दैट we can reap its benefits in the later time period, ठीक है. वो सब आप लिख सकते हैं. उसके अलावा इम्प्रूविंग डेटा कोलेशन एंड शेयरिंग, ठीक है, ताकि जो पॉलिसी अनसर्टेनिटी है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके. सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की बात भी आप लिख सकते हैं. बाकी आप जो ये चैलेंजेस हैं इनको भी ओवरकम कर सकते हैं इन वे फॉरवर्ड. कैसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं वो आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, राइट. अब देखिए जो इंडिया का नेट ज़ीरो का टारगेट है वो एम्बिशियस है, वो चैलेंजिंग है, वो मुश्किल है, बट इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, ठीक है. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया ने कभी भी हिस्टोरिकल एमिशंस में कंट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक है. तो इंडिया कैन स्टिल पोस्टपोन द टारगेट ऑफ अचीविंग द नेट ज़ीरो फ्रॉम 2050 टू 2070, ठीक है. क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत पुअर लोग हैं जिनको अभी भी बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं पहुंच पाती हैं. तो हमें डेवलपमेंट तो कैरी आउट करनी ही करनी है. तो 2070 इज़ अ वेरी गुड ईयर टू अचीव
नेट ज़ीरो, आप डेफिनेटली उसको पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड कर सकते हो कि 2050 में नहीं हो पाएगा इंडिया से, 2070 इज़ गुड इनफ। हाँ, बट जो चैलेंजेस है अगर हम उनको ओवरकम कर ले तो डेफिनेटली इट इज़ फिजिबल फॉर इंडिया टू ओवरकम दोज challenges and achieve the net zero by 2070, राइट। सो दैट वाज ऑल। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप नीचे कमेंट्स पे लिख सकते हैं। और अगर मैं अपने कोर्सेज़ की बात करूँ तो हमारा जो मेंस का क्रैश कोर्स है जनरल स्टडीज़ का, दैट इज़ स्टिल लाइव, आप उसको इनरोल कर सकते हैं। 6000 उसके चार्जेस हैं। और इसमें क्या है, हर दिन एक नए सब्जेक्ट के आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं अलॉन्ग विद मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सोल्यूशंस। तो आप उनको खुद अटेम्प्ट कीजिए, देन यू कैन वॉच दी मॉडल आंसर्स, ठीक है। और जो आंसर रहता है इट इज़ मोर ऑफ अ 360 डिग्रीज कवरेज ऑफ द इशू, नॉट ओनली जस्ट फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन, बट उसमें आपको एक स्ट्रक्चर तो दिया ही जाता है कि आपको ये कैसे अटेम्प्ट करना है, पर एट द सेम टाइम आपको उस टॉपिक की पूरी एंड टू एंड कवरेज भी उसमें मिल जाती है। सो योर टाइम इज़ वेल यूटिलाइज, राइट। एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो हमारे पास 8 सेक्शनल टेस्ट है और 4 फुल लेंथ टेस्ट है, एंड यू कैन गेट दैट। और अगर आप एक SPG ग्रुप है जो हमारा स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप है, इसमें क्या है, मेंटरशिप है बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, एंड यू हैव द क्रैश कोर्स एंड एज वेल एज यू हैव द टेस्ट सीरीज, एंड देयर इज अ डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप। सो दिस इज़ प्राइस्ड एट 10,999। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी कोर्स से रिलेटेड आपको क्वेरी है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।